एक दुर्घटना ने मेरे पूरे जीवन का जो ध्येय है वो बदल दिया पूरे तरीके से। मल्टीपल इंजरीज होने की वजह से 15-16 सर्जरीज हुई, कोई चांस नहीं था लाइफ में आने का और तैयारियां हो चुकी थी घर में। स्थिति इतनी मतलब गंभीर थी कि कुछ भी हो सकता था। कि कहानी किसी एकदम फिल्मी स्क्रिप्ट जैसे लगती है। हस्बैंड और वाइफ है वो भी बात ओपनली नहीं करते थे पीरियड्स में। हरियाणा की अगर मैं बात करूँ, इतने बड़े टैबू, वहाँ से भी एक रेजिस्टेंस था कि आप मेल होकर स्कूल की बच्चियों के साथ आप बात करोगे इस मुद्दे के ऊपर। आपको हरियाणा का ऑक्सीजन मैन, हरियाणा का पैडमैन भी कहा जाता है। बच्चियां जब पीरियड्स के दौरान होती हैं तो वो स्कूल नहीं जाती हैं और जो ड्रॉप आउट रेट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। पैड के सेफ डिस्पोजल जो पूरे देश में अगर बात करें तो बहुत विशाल समस्या हो जाती है, क्योंकि एक पैड को डिस्पोज होने में आई थिंक काफ़ी समय लगता है, काफ़ी साल। तो उससे बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स निकलते हैं, वो हार्मफुल होता है, उससे केमिकल प्रोड्यूस होते हैं। वेस्ट डिस्पोज कर रहे हो सिंगल यूज सैनिटरी पैड से, वो आपका जा रहा है आपके ही खेतों में। कहीं ना कहीं जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उसकी लैंड की फर्टिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। वही अगर हमारा वाटर बॉडी में जाएगा तो उससे टॉक्सिन रिलीज होंगे और वही टॉक्सिन से वाटर कंटेमिनेशन भी होगा। एक्सेप्टेंस नहीं था महिलाओं के अंदर भी कि कोई पुरुष बात करेगा इस मुद्दे के ऊपर हमारे साथ। पहली दफ़ा अगर मैं किसी स्कूल में जा रहा हूँ और बीइंग इन मेल, अगर मैं मान लो लड़कियाँ बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, अगर मैं बोलता हूँ वर्ड पीरियड्स या मासिक धर्म, तो लड़कियां ऐसे झुकाती हैं नज़र को, हंसती हैं पीछे नीचे से हल्का सा। इक्वल राइट है मेल का भी कि वो जाने कि क्या होता है पीरियड्स और उसमें जो क्रैम्प्स होते हैं, पीरियड साइकिल्स कैसे होते हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, किस पेन से लड़कियां गुजरती हैं, बच्चियां गुजरती हैं, वो प्राकृतिक है, उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। वो कैसे एक हैंड होल्डिंग बन सकते हैं अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए पीरियड्स के दौरान। पीरियड्स अगर 2 दिन लेट से आया तो वो ट्रिगर हो जाएंगी, 2 दिन लेट से क्यों आया। उनको मालूम होना चाहिए कि PCOD क्या होता है, PCS क्या होता है, वो क्यों होता है, किस टाइम पे उनको गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना है। उनको शाय फील होता है, शर्म आती है, क्योंकि उनको उनके घर में ये नहीं सिखाया गया कि बेटा पीरियड्स नॉर्मल है, आपको पीरियड्स में दर्द हो रहा है क्या, ये किसी ने नहीं पूछा उनसे। दूसरी तीसरी दफ़ा जाते हैं तो वही लड़कियां हमसे ऐसे बात कर रही होती हैं जैसे मैं उनका फैमिली मेम्बर हूँ। जब भी महिलाओं की बात होती है, महिलाओं से जुड़े मुद्दों की बात होती है, तो थोड़ा सा एक अलग प्रवृत्ति सामने आ जाती है, वो थोड़ा सा संकोच भी हो जाता है। सेक्स लिटरेसी नहीं है लोगों में। शादी होने के बाद मान लो किसी की शादी होती है, सो दे आर नॉट अवेयर अबाउट द राइट सेक्स प्रैक्टिसेस। हमेशा परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होंगी। कोविड के दौरान मुझे नीति आयोग से मेल आता है कि कोरोना में आप किस तरीके से आप अपने आइडियाज़ के थ्रू हमें हेल्प कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से मुझे फ़ोन आता है कि सर हमें आपका जो जर्नी है और आप जो काम कर रहे हैं वो हम देखना चाहते हैं, वो हम प्रसारित करना चाहते हैं। अभी गूगल का ही जो हमारा इम्पैक्ट समिट था तो वहाँ भी मैं अकेला हरियाणा से था। आप सोचते कुछ है, वो कुछ और जाता है जी, और परिणाम कुछ और निकलता है। हाँ, फाउंडेशन बनाना बहुत आसान है। हम लोग एज ए ट्रस्ट रजिस्टर कर सकते हैं। सीरियस एक्सीडेंट, ICU में दिन रात मौत से जूझना और एक बार फिर से उठ खड़ा होना और जिंदगी को ऐसे सार्थक कामों के लिए झोंक देना जिसका सरोकार सोसाइटी से है। मिलिए सैंडी खांडा से, एक ऐसे बेमिसाल शख्सियत और फाउंडर से जिनकी कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती है। मैं रजनीश हूं, चलिए शुरू करते हैं इंडिया टेल्स। हर इंसान के जिंदगी में एक ऐसा पीरियड आता है, एक ऐसा मोड़ आता है जो उसके लिए टर्निंग पॉइंट रहता है। जी, आपकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसमें पहले आप पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद जो है आपने ये फाउंडेशन एस्टैब्लिश किया। मैं किसान परिवार से आता हूँ। हरियाणा का छोटा सा गांव है जींद डिस्ट्रिक्ट में, और मेरी जो इनिशियल स्कूलिंग हुई है वो गांव से ही हुई है। जैसे मैं हायर स्टडी के लिए मेट्रो सिटी मूव हुआ दिल्ली में, और ये 2016 की बात है, मैं कॉलेज में था अपने, और तब मेरे साथ एक ट्रेजेडी होती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है मेरा। और वो एक्सीडेंट ऐसा होता है, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। कैसे हुआ था एक्सीडेंट? सो एक्चुअली मैं रोड पे खड़ा था, रोड पे वेट कर रहा था, साइड में जो वेटिंग एरिया होता है। तो एक बस में, आई डोंट नो कि वो ड्राइवर को ड्रंक था या क्या था, उसने बस मुझे हिट किया
और वो बस मुझे हिट किया, तो वो हिट होने के बाद ऑलमोस्ट मेरे को मल्टीपल इंजरीज हुई। मैं मेदांता हॉस्पिटल में रहा गुड़गांव में लगभग 2-3-4 महीने। उसके बाद मुझे एम्स में रेफ़र किया गया, 7-8 महीने एम्स में रहा। तो लगभग 1 महीना मैं आईसीयू में रहा। आईसीयू में जब मैं रहा, उसके बाद फिर मेरी मल्टीपल सर्जरीज हुई। उसके बाद मल्टीपल इंजरीज होने की वजह से 15-16 सर्जरीज हुई, और मेरे तो इवन कोई चांस नहीं था लाइफ में आने का, और तैयारियां हो चुकी थी घर में। अच्छा, स्थिति इतनी मतलब गंभीर थी कि कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऑलमोस्ट मतलब आप तैयारी कर लो। मेरे घर वालों ने कपड़े और सब कुछ पैक कर लिया था यहाँ से जाने के लिए, और गांव में बोल दिया गया था। तो स्थिति ऐसी थी कि मतलब कोई चांस नहीं था। इवन मैं आज यहाँ पे हूँ और मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा कि मैं फिर से मैं इसको दूसरा बर्थ मानता हूँ एक्चुअली। आईसीयू में जो मैं रहा, और जब मुझे रियलाइजेशन हुए उससे एक साल के फेज में, तो उन्होंने पूरा मेरा माइंड चेंज कर दिया। वहाँ से मुझे अपनी लाइफ का ना उद्देश्य मिला। एक दुर्घटना ने मेरे पूरे जीवन का जो ध्येय है वो बदल दिया पूरे तरीके से। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपकी कहानी किसी एकदम फिल्मी स्क्रिप्ट जैसे लगती है कि आप पढ़ाई कर रहे थे, फिर उसके बाद आपका एक सीरियस एक्सीडेंट होता है, मौत से जूझते हैं, फिर वापस आते हैं और फिर से जो है काम करते हैं, और नौकरी की जो लालसा थी उसको छोड़कर सोसाइटी के लिए फाउंडेशन स्थापित करते हैं। आपको हरियाणा का ऑक्सीजन मैन, हरियाणा का पैडमैन भी कहा जाता है, तो इसके पीछे की क्या कहानी है, क्यों कहा जाता है? 2022 से ही मुझे पैडमैन कहा जाने लगा, और उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरा काम छुपा है। और मैं एम्बेसडर भी हूँ मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट का, ग्रामालय का, जो कि की रिसोर्स सेंटर है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का। तो एज ए एम्बेसडर भी मेरा ये काम है कि महामारी के ऊपर जागरूकता फैलाना। और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन आई है रिसेंटली जनवरी 2026 के अंदर ही, कि स्कूल और इंस्टीट्यूशन लेवल पे मैंडेटरी है आपको फ्री मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट मुहैया करवाना बच्चियों के लिए, और साथ ही सैनिटेशन फैसिलिटी होना, ताकि स्कूलों में उनका ड्रॉप आउट रेट कम हो सके। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, बच्चियां जब पीरियड्स के दौरान होती हैं तो वो स्कूल नहीं जाती हैं, और जो ड्रॉप आउट रेट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो उसी चीज़ को संज्ञान में लेते हुए, और हम जैसे लोगों ने कई सालों से एडवोकेसी करी इसके लिए, जिसका ये नतीजा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी। अभी आने वाले सालों में आप देखोगे कि हर स्कूल पे, इंस्टीट्यूशंस लेवल पे आपको सैनिटेशन फैसिलिटी भी मिलने वाली है, आपको पीरियड्स प्रोडक्ट भी मिलने वाले हैं। और मैं पीरियड्स प्रोडक्ट के अंदर भी सस्टेनेबल मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट प्रैक्टिस के लिए एडवोकेसी कर रहा हूँ पिछले कई सालों से। क्योंकि मान लीजिए आपका जो गांव है वहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है, और अगर आप सिंगल यूज सैनिटरी पैड यूज करते हो, उसके बाद जो वेस्ट जनरेट होता है उससे, वो एक बहुत बड़ा इशू है। बेसिकली जो आप समस्या बोल रहे हैं वो काफ़ी बड़ी समस्या है। मतलब पैड की एक्सेसिबिलिटी एक समस्या है, और वो समस्या कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो है कम भी हुई है जी। लेकिन पैड के सेफ डिस्पोजल जो पूरे देश में अगर बात करें तो बहुत विशाल समस्या हो जाती है, क्योंकि एक पैड को डिस्पोज होने में आई थिंक काफ़ी समय लगता है, काफ़ी साल। अभी गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन आई है वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। अभी रिसेंट की बात है, ये भी बजट में गाइडलाइन आई। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को समझा कि मेंस्ट्रुअल जो वेस्ट होता है वो जर्नल वेस्ट, यानी कि वेट वेस्ट या ड्राई वेस्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स निकलते हैं, वो हार्मफुल होता है, उससे केमिकल प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें हमने 2 तरीके के सॉल्यूशन ढूंढे। एक तो सेग्रीगेशन लेवल पे, अगेन सेग्रीगेशन लेवल पे भी अगर हम वेस्ट मैनेज करते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन का, बट जो रिमोट एरिया में गाँव रहते हैं जहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है, उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अपने कचरे को वो कैसे डिस्पोज करें। वो कचरा डायरेक्टली, जो ग्रामीण आबादी है हमारी बहुत सारी, वो डिस्पोज करते हैं ओपनली डंप करते हैं। और ओपन डंप हुआ जो हमारा कचरा होता है वो तो या तो हमारे एग्रीकल्चर लैंड में जाता है, या हमारी वाटर बॉडीज़ में जाता है, या हमारे स्ट्रे एनिमल्स उसको खाते हैं। तो जो वेट वेस्ट है वो तो कंपोस्ट हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर हम कपड़े के, आज के ज़माने में, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगा, इतने अच्छे R&D और इनोवेशन होके इतने अच्छे कपड़े के पैड आते हैं जो खुद मेरी माताजी भी यूज़ करती हैं, मेरी बहनें भी यूज़ करती हैं। तो कपड़े के पैड प्रॉपरली लीक प्रूफ रहते हैं, मल्टीपल लेयर्ड रहते हैं, आप उनको वॉश करके मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। जैसे आपने जो समस्या बताई ना कि मतलब सेफ डिस्पोजल की, जो गांव में खासतौर पे सबसे बड़ी समस्या है,
सबसे पहले आपने इसको कहाँ नोटिस किया? क्या आपने अपने गांव जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जी। वहाँ पर भी ऐसी समस्या थी? वहाँ पर भी कुछ आपने नोटिस किया? मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में देखो, जो अवेयरनेस हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, वर्कशॉप्स के अलावा हमने सर्वे भी किए इसके ऊपर, तो उसमें ये डिस्पोजल वाली समस्या हमें सामने निकल के आई। और दूसरा, मैंने खुद फर्स्ट हैंड अपनी आईज से भी देखा। एक हमारे यहाँ गांव है सामलो, वहाँ पे मैंने देखा है, मेरे गांव में, खुद के गांव में देखा मैंने, आसपास के और कई गांव में देखा है। तो फर्स्ट हैंड आपने देखा? फर्स्ट हैंड मैंने देखा है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, मान लो आपका घर है, आपके घर में वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, पहला चैलेंज ये है कि सेग्रीगेशन नहीं हो पाता गांव में। तो आपका कचरा वेट वेस्ट है, ड्राई वेस्ट है, प्लास्टिक है, पॉलिथीन है, मिनरल वेस्ट है, वो सब एक साथ मिलता है। दूसरा, वहाँ कोई पिकअप के लिए गाड़ी नहीं आती है उसको उठाने के लिए। तो यहाँ के एक ऐसा मॉडल कैसे डेवलप करें हम कि वेस्ट मैनेजमेंट हो पाए गांव के अंदर। तो इसमें दो चीज़ें थी हमारे सामने। एक तो हम लॉजिस्टिकली गाड़ियाँ लगाएं, वेस्ट उठा के हम शहर में पहुँचाएं उसको रिसाइकिल के लिए। दूसरा, हमारे पास सॉल्यूशन ये था कि हम जो प्रॉब्लम का जो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है उसको हम कट कर दें। अगर हम सोर्स ऑफ प्रॉब्लम को कट कर देंगे और वो वेस्ट वहाँ पे जनरेट नहीं होगा, खाली वेट वेस्ट जनरेट होगा जो कि कंपोस्ट हो सकता है, तो वो समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो ये दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं सस्टेनेबल पीरियड्स प्रैक्टिसेस की हमने शुरुआत की। और आज काफ़ी वो क्या है सस्टेनेबल पीरियड्स प्रैक्टिसेस की? आप जो अपने पीरियड्स हैं उसमें आप क्लॉथ पैड यूज़ कर सकते हैं। उसमें अच्छी दो चीज़ें ये हैं कि आपका वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट, आप 4-5 पैड जैसे लेंगे, वो आपका 2 साल 3 साल चल जाता है। उसको वॉश करके, ड्राई करके, सुखा के फिर से आप रीयूज कर सकते हो। रीयूजेबल है, इकोनॉमिकली एक तो वाइबल हो गया कि आपका कॉस्ट बार बार नहीं लग रहा है, और दूसरा वो सस्टेनेबल हो गया। जो आप वेस्ट डिस्पोज कर रहे हो सिंगल यूज सैनिटरी पैड से, वो आपका जा रहा है आपके ही खेतों में, और वो कहीं ना कहीं जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उसकी लैंड की फर्टिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। वही अगर हमारा वाटर बॉडी में जाएगा तो उससे टॉक्सिन रिलीज होंगे, और वही टॉक्सिन से वाटर कंटेमिनेशन भी होगा। तो हमने देखो पर्यावरण को भी बचाया, पैसे को भी बचाया, और खुद को भी बचाया। जब आप पैड्स को लेकर ये काम कर रहे थे और पहली बार तो आपने आइडेंटिफाई किया, फिर उसके बाद इस पर काम करना शुरू किया, काम में चैलेंजेस बहुत आते हैं जी। और ख़ास तौर पे एक ये समस्या महिलाओं से जुड़ी हुई है और आपको महिलाओं के पास जाना होगा ये बताने के लिए, है ना? तो वो क्या सबसे बड़ा चैलेंज रहा था कि उनको अवेयर कैसे किया जाए? एक्सेप्टेंस नहीं था महिलाओं के अंदर भी कि कोई पुरुष बात करेगा इस मुद्दे के ऊपर हमारे साथ, क्योंकि कभी बात की ही नहीं गई। टैबू और बैरियर्स रहे मेल और फीमेल में। हस्बैंड और वाइफ हैं वो भी बात ओपनली नहीं करते थे पीरियड्स में। हरियाणा की अगर मैं बात करूं, इतने बड़े टैबू, और एक इतना बड़ा टैबू एसोसिएट रहा कि ये बात ओपनली करने की नहीं है। ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहा, और ये टैबू ब्रेक करना बहुत छोटा काम नहीं था। एक तो एक्सेप्टेंस नहीं था, दूसरा रेजिस्टेंस था विद इन फैमिली, विद इन रिलेटिव भी, कि आप मेल होके कैसे बात कर सकते हो इस टॉपिक के ऊपर। और तीसरा, जब हम जाते भी थे मान लो स्कूल्स में, कॉलेजेस में या बाकी जगह, तो वहाँ से भी एक रेजिस्टेंस था कि आप मेल होकर स्कूल की बच्चियों के साथ आप बात करोगे इस मुद्दे के ऊपर, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। यस। तो मेरी जो हमेशा सोच रहती थी, मैंने बोला कि ये सेंसिटिव मुद्दा नहीं है, ये प्राकृतिक मुद्दा है। जैसे पेड़ पौधे हैं इस पृथ्वी का हिस्सा, और हम सब हैं इस पृथ्वी का हिस्सा। अगर पीरियड्स नहीं होंगे तो ना मैं रहूँगा, ना आप रहेंगे, और इंसान ही नहीं रहेगा। तो पीरियड्स हो रहे हैं उसकी वजह से हम लोग धरती पे हैं, मानव धरती पे हैं। तो वो चीज़ कैसे हम बोल सकते हैं कि वो अपवित्र है या उसके ऊपर बात करना गुनाह है, वो अच्छी चीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं मेरा हमेशा यही सोच रही है शुरू से ही, और उस सोच को लेकर आगे बढ़ा। बेशक मुझे रेजिस्टेंस मिले, बेशक मुझे अलग अलग तरीके का एक्सेप्टेंस नहीं मिला, कोई पर्टिकुलर वाक्य आपको याद हो इस रेजिस्टेंस का जो आपको पिकुलरी उसका सामना करना पड़ा? स्कूल में एक हम गए थे, तो स्कूल में हम लोग पैड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो स्कूल स्टाफ ने पूछा हमसे कि आप लोग पाउच में डाल के बांटिए। तो जबकि उसमें पाउच में डालने जैसा या छुपाने जैसा मुझे तो नहीं लगता कुछ है, क्योंकि वो नेचुरल फिनोमिना है और वो नेचुरली होता है, प्रकृति ने वो दिया है। तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो एक्सपोज होने से कुछ गलत होगा।
तो ये एक वाकया हो गया। दूसरा, झारखंड के अंदर हम लोग वर्कशॉप कर रहे थे, तो वहाँ से रेजिस्टेंस आया कि आप बीइंग इन मेल कैसे कर सकते हो फीमेल से ये बात। ये एक वाकया हो गया। तो ऐसे मल्टीपल वाकया हैं जो हमें इनिशियल फेस करने पड़े, लेकिन समय के साथ, परिस्थितियों के साथ वो सब चैलेंजेस हमारे ओवरकम हो गए। क्योंकि जैसे जैसे हमने जागरूकता फैलानी शुरू की, लोगों ने जानना शुरू किया, तो लोगों ने हमें साथ बैठाना भी शुरू किया, हमें जगह भी दी बोलने के लिए, और हमें वो स्पेस भी मिला। और वो स्पेस मिला तो कहीं ना कहीं हम जागरूक कर पाए। और इसमें इतनी ही जागरूकता मेल के लिए भी ज़रूरी है, मैं जो मानता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्टीमेटली मेल फीमेल एक स्टेज पे एक साथ रहेंगे। भाई बहन हो सकता है, आपका महिला मित्र पुरुष मित्र हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकता है, आपकी मदर हो सकती है, आपकी कोई भी रिलेटिव हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वो इक्वल राइट है मेल का भी कि वो जाने कि क्या होता है पीरियड्स, और उसमें जो क्रैम्प्स होते हैं, पीरियड साइकिल्स कैसे होते हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, किस पेन से लड़कियां गुजरती हैं, बच्चियां गुजरती हैं, वो प्राकृतिक है, उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। वो कैसे एक हैंड होल्डिंग बन सकते हैं अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए, पीरियड्स के दौरान, पीरियड्स के पेन के दौरान उनकी हेल्प कर सकते हैं, उस पेन को ओवरकम करने में, उनका काम में हेल्प करने में। तो कहीं ना कहीं दोनों ही सेक्शंस को, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों को सेंसिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा। तो हम कभी भी ये वर्कशॉप करते हैं तो उसका हिस्सा मेल भी होते हैं, फीमेल भी। तो जब आप वर्कशॉप कर रहे थे, अवेयर कर रहे थे पैड के सेफ हाइजीन के लिए और सेफ डिस्पोजल के लिए जी, और महिलाओं के बीच में ही कर रहे थे, जी। तो उनका रिस्पॉन्स फाइनली क्या होता था कि इसको कैसे वो परसीव करती थी? अगर मैं किसी स्कूल में पहली दफ़ा जा रहा हूँ, तो पहली दफ़ा अगर मैं किसी स्कूल में जा रहा हूँ और बीइंग इन मेल, अगर मैं मान लो मेल लड़कियाँ बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, अगर मैं बोलता हूँ वर्ड पीरियड्स या मासिक धर्म, तो लड़कियाँ ऐसे झुकाती हैं नज़र को, हंसती हैं पीछे नीचे से हल्का सा, उनको शाय फील होता है, शर्म आती है, क्योंकि उनको उनके घर में ये नहीं सिखाया गया कि बेटा पीरियड्स नॉर्मल है, आपको पीरियड्स में दर्द हो रहा है क्या, ये किसी ने नहीं पूछा उनसे। पीरियड्स में आपको ज़्यादा पेन हो रहा है बेटी, आपको पैड दे दें हम, आपको पीरियड्स अनुकूल खाना खिला दें, डाइट दे दें आपको, किसी ने नहीं पूछा। और किसी ने नहीं पूछा तो वो टैबू बना। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं नोटिस करता हूँ। पहली दफ़ा अगर हम किसी स्कूल में जाते हैं तो उनके अंदर जो बैरियर और टैबू सालों से चले, उसकी वजह से वो शाय फील करती हैं, शर्म आता है उनको, हेजिटेट करती हैं बात करने में खुल के। लेकिन कहीं ना कहीं जब एंड तक हम पहुंचते हैं वर्कशॉप के और दूसरी तीसरी दफ़ा जाते हैं, तो वही लड़कियां हमसे ऐसे बात कर रही होती हैं जैसे मैं उनका फैमिली मेम्बर हूँ। बताती हैं हमें, सर हमारे पीरियड्स कभी कभी मिस हो जाते हैं, पीसीओडी पीसीएस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आजकल सोसाइटी में, पर्यावरण में जो बदलाव आ रहे हैं, खान पान में जो बदलाव हो रहे हैं, सोशल मीडिया का जो दौर है जिससे हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ा है, तो उसका इम्पैक्ट हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी पड़ा है, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी पड़ा है। आप देखेंगे सुसाइड रेट बढ़ रहा है बच्चों में मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। ऐसे ही बच्चों के पीरियड्स भी स्किप हो रहे हैं, कई बार पीरियड साइकिल लेट से हो रहा है। तो वो सब चीज़ें उनके लिए नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो नहीं जानती पीरियड्स अगर 2 दिन लेट से आया तो वो ट्रिगर हो जाएंगी, 2 दिन लेट से क्यों आया। उनको मालूम होना चाहिए कि पीसीओडी क्या होता है, पीसीएस क्या होता है, वो क्यों होता है, किस टाइम पे उनको गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना है, किस टाइम पे उनको गायनोकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना है। वो सारी चीज़ें, पीरियड्स के साइकिल कितने उनके लिए अहम है, क्या खाना है, क्या पीना है, तो ये सारी चीज़ें कभी से सिखाई ही नहीं गई महिलाओं को। उनको बोलने का हक ही नहीं दिया गया कि वो बोलें अपनी दर्द के ऊपर। सामाजिक तौर पे एक संकोच की भावना और उससे दूर रहने की जो टेंडेंसी रही है, प्रवृत्ति रही है, ये हमेशा से रही है। और ये सिर्फ मुझे लगता है कि एक एरिया स्पेसिफिक वाली बात नहीं है। अगर पूरे हिंदुस्तान में देखें या पूरे साउथ एशिया में देखें या फिर जो है उससे और बड़े रूप में जाएं अफ्रीकन कंट्रीज़ और दूसरे कंट्रीज़, तो ये लगभग हर जगह है जहाँ पर है ना इसको एक दूसरे तरीके से देखा जाता है। नहीं, ये तो और यही एक चैलेंज बन जाता है। ये चैलेंज बन जाता है। आपने साउथ एशिया का जिक्र किया, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, आप पड़ोसी जितने भी कंट्रीज़ की बात करेंगे, हमसे ही बने हमारे जो पड़ोसी हैं उनमें भी सेम चैलेंज है। आप किसी भी साउथ एशियन दूसरे कंट्रीज में, नेपाल में जाएंगे, वहाँ भी सेम चैलेंज है। ये तो पैड की बात हुई जी। लेकिन हमारे सोसाइटी में जब भी महिलाओं की बात होती है, महिलाओं से जुड़े मुद्दों की बात होती है, जी। तो थोड़ा सा एक अलग प्रवृत्ति सामने आ जाती है।
वो थोड़ा सा संकोच भी हो जाता है, थोड़ा सा उस बारे में बात करने से हिचकना भी हो जाता है, कई बार तो वो बहुत एग्रेसिव भी हो जाता है जी। तो इसके पीछे आपको क्या नजर आता है, क्या कारण नजर आता है कि ऐसा क्यों होता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं पूरा ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि जब भी मतलब आम तौर पे जो बात की जाती है तो इससे समाज का क्या मतलब एक चेंज है, आया है काफ़ी समय से जो चेंज चल रहा है एजुकेशन से, अवेयरनेस से, डिफरेंट मॉडल से, वो चेंज दिखता है, रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है जब भी इस बारे में बात हो। जैसा मैंने बताया, हम लोग बहुत विशाल देश हैं और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग कल्चर डायनामिक्स हैं, अलग अलग रिलीजियस और अलग अलग कम्युनिटीज़ और ट्राइब्स लोग रहते हैं हमारे यहाँ। और कुछ हमारे ना कल्चरली चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे कुछ रिलीजन में ऐसी प्रैक्टिसेस हैं कि मंदिर नहीं जाना होता है पीरियड्स में, तो वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेकर देखते हैं उन सब चीज़ों को। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो बिहेवियर में चेंज लेके आना, वो एक दिन का काम नहीं होता या एक साल का काम नहीं होता, उसमें सालों की मेहनत लगती है। और आप देखोगे पिछले 30 साल पहले की और आज की बात, आज महिलाओं को इक्वल स्पेस दिया जाने लगा है हर चीज़ में, चाहे वो गवर्नेंस है, चाहे वो लीडरशिप है, चाहे वो सोशल सेक्टर है, आपको वहाँ भी महिलाओं की भागीदारी दिखेंगी। हमारी आर्म्ड फोर्स है, वहाँ भी महिलाओं की अच्छी खासी भागीदारी बढ़ रही है। बढ़ रही है। ये बात सिर्फ मेंटल हेल्थ की ही नहीं, मुझे एक चीज़ की बहुत कमी महसूस होती है। इंडिया में सेक्स एजुकेशन भी बहुत बड़ा टैबू, क्योंकि सेक्स लिटरेसी नहीं है लोगों में। शादी होने के बाद मान लो किसी की शादी होती है, सो दे आर नॉट अवेयर अबाउट द राइट सेक्स प्रैक्टिसेस। चाहे मेल सेक्शन हो सोसाइटी का, चाहे फीमेल सेक्शन हो, उन दोनों के अंदर हम राइट एजुकेशन दें, उनको अवेयर करें, सेक्स एजुकेशन दें उनको। आप कुछ इस पर काम करने की सोच रहे हैं? हाँ, इसके ऊपर हम आने वाले समय में इसके ऊपर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हम जागरूकता के साथ साथ हम एजुकेट करें बच्चों को, बच्चियों को, और ताकि वो जब भी अपने अडल्ट एज में हो या शादी के बाद, तो वो राइट प्रैक्टिसेस करें जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। आपको हरियाणा का पैडमैन तो बोला ही जाता है, साथ में ऑक्सीजन मैन बोला जाता है। ऑक्सीजन मैन बोलने जाने की क्या वजह रही है? पर्यावरण के ऊपर मैं पिछले कई सालों से काम कर रहा हूँ। हमारे अलग अलग इनिशिएटिव चलते हैं, जैसे कि एक घर एक वृक्ष अभियान की मैंने शुरुआत की थी। उसके अलावा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वर्कशॉप हम लोग कराते हैं स्कूलों में, कॉलेज में, जिससे कैसे वो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर पाएँ, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव मिशन लाइफ उसके साथ अलाइंड है। और उसके अलावा हमने इको फ्रेंडली लाइब्रेरी इनिशिएटिव शुरू किया, जिसमें हम बच्चों को जैसे आप जिन कुर्सियों पे, जिन मेज़ पे हम देख रहे हैं हमारे बैकग्राउंड में, तो ये भी उसी इनिशिएटिव का पार्ट है। वर्टिकल गार्डन बनाया हमने लाइब्रेरी के अंदर वेस्ट बॉटल का इस्तेमाल करके। उसके अलावा जेंडर इंक्लूजन के लिए पेड वेंडिंग मशीन हमने डाली लाइब्रेरी के अंदर। लाइब्रेरी के अंदर हम पर्यावरण के बारे में बच्चों को बता रहे हैं कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, कैसे एयर पोल्यूशन होता है, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं बीइंग इन कम्युनिटी, कैसे वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं इन्हें। इसीलिए मुझे परिभाषित किया जाने लगा ऑक्सीजन मैन के रूप में। और ये प्रयास मेरे यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, आगे भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर अभी हम आइडेशन फेज पे हैं। कैसे हम किसानों को जैविक खेती के साथ जोड़े, जिससे जो पर्यावरण अनुकूल भी होगी, पर्यावरण के ऊपर उसका खराब असर भी नहीं पड़ेगा, और स्वास्थ्य के अनुकूल भी होगी वो। कौन कौन से फाउंडेशन आप चलाते हैं और क्या फाउंडेशन काम करती है, उसके बारे में बताइए। सर, मेरा एक्सीडेंट से जैसे मैं रिकवर हुआ ऑलमोस्ट 1 साल बाद, तो फिर मैंने संस्था शुरू की थी ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन। सो बेसिकली ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन का उद्देश्य था कि पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना, उसके साथ साथ हम पर्यावरण के ऊपर एडवोकेसी भी कर रहे हैं। तो इंडिया हेल्थ केयर फाउंडेशन मेरी दूसरी संस्था है, जो कि अंडर प्रिविलेज और मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए फ्री स्क्रीनिंग करती है, फ्री मेडिसिन देती है, और 1 रुपये में ओपीडी चलती है हमारी। गुड़गांव में 1 क्लिनिक है हमारा अभी इंडिया हेल्थ केयर के अंडर, और 3 क्लिनिक और खोलने का प्रयास है इस साल के अंत तक। हमने सीरियस बात की, चैलेंजेस की बात की, काम की बात की। इतने साल फाउंडेशन चलाने के बाद जी, आपको ऐसा कोई मजेदार वाकया याद है जो आप शेयर करना चाहते हैं? कई ऐसी घटनाएं होती हैं कई बार लाइफ में, और मैं काम करता हूं, और कोविड के दौरान मुझे नीति आयोग से मेल आता है कि कोरोना में आप किस तरीके से आप अपने आइडियाज़ के थ्रू हमें हेल्प कर सकते हैं। तो मीटिंग के लिए मुझे बुलाया जाता है। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि मैं बहुत ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहा हूँ, और
सरकार को मेरा काम कैसे दिखा और कहाँ से उनको पता चला मेरे बारे में, और किस तरीके से मेरे जैसे एक आम जो कार्यकर्ता है, जो एक आम सोशल वर्कर है, उसको भी बुलाया जाए और उससे सुझाव लिया जाए कोविड के ऊपर, कोविड के मैनेजमेंट के ऊपर। तो वो एक मेरे लिए बहुत मतलब आउट ऑफ द बॉक्स था। और ऐसे ही कई बार चीज़ें, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से मुझे फ़ोन आता है कि सर हमें आपका जो जर्नी है और आप जो काम कर रहे हैं वो हम देखना चाहते हैं, वो हम प्रसारित करना चाहते हैं। तो वो ऐसी एक ये घटना हो गई। अभी एक मोसाकी का इनिशिएटिव है, एक इंडिया के क्लाइमेट सुपर हीरो, यंग सुपर हीरोज, एक बुक लॉन्च हो रहा है। तो इंडिया के टोटल 15 लोगों को उसमें फीचर किया जा रहा है। तो वो एक आउट ऑफ द बॉक्स मेरे था। और रिकग्निशन इन टर्म्स ऑफ, अभी MHM एम्बेसडर बना था मैं, तो ये भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा सपने जैसा था। अभी गूगल का ही जो हमारा इम्पैक्ट समिट था, तो वहाँ भी मैं अकेला हरियाणा से था। कभी कभी लाइफ में ना ऐसा होता है कि आपको ना परिस्थिति के अनुसार समझ में नहीं आता है आप कि अब क्या सोचते करें। कुछ है, हो कुछ और जाता है जी और परिणाम कुछ और निकलता है। हाँ, तो मेरा ये हमेशा मानना है, हमेशा परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं होंगी, हमेशा परिस्थितियाँ आपका साथ नहीं देंगी, और ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपके लोग भी आपका साथ दे। तो हर परिस्थिति में खुद को ढालना ही असल जो मानव जीवन की क्वालिटी होती है, जो योग्यताएं होती है, वो होती हैं। तो मेरा जो मानना चीज़ है, मुझे जो लगता है ना, इसके पीछे जो आपने कारण बताया, मुझे ये भी लगता है कि हम लोग अब पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा आपस में सिमट गए हैं, जी घरों में रह गए हैं, जी या अपने हमारा दायरा पहले बड़ा हुआ करता था। जी हम 10 लोगों से मिलते थे, जी। मोहल्ले में होते थे, आसपास लोग जानते थे। वो जी। दायरा भी अब सिमट गया है, संकुचित हो गया है। जी फिर से उस दायरे को बड़ा करने की जरूरत है। लोगों से ही जिंदगी है जी। और लोगों से ही मिलकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। जी। आपको 10 लोग जानते हैं और 10 लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, आपका हाल समाचार लेते हैं, जी। वो बहुत जरूरी है। आपको आउटडोर में जाना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। वो अपने दायरे को जो है बांध के नहीं रखना है। हाँ बिल्कुल रजनीश जी, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। जो व्यवहार में हमारे बदलाव आ रहे हैं, अभी जो हमारी नई जनरेशन है वो व्यवहारिक उतना नहीं है जितना हमारी पहले की पीढ़ियाँ थी। और कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो मेंटल हेल्थ में जो इश्यू हो रहे हैं लोगों को, मैं उसको भी एक कारण मानता हूँ। आप अपना दायरा बढ़ाइए, क्योंकि आपको सोशल मीडिया वो इमोशन नहीं दे पाएगा जो इमोशन आपको आपके फ्रेंड दे पाएंगे, आपके फैमिली मेंबर दे पाएंगे। आज मैं देखता हूँ फैमिली में 4 मेंबर हैं, चारों मेंबर फ़ोन पे लगे पड़े हैं, एक दूसरे के पास साथ बात करने का समय नहीं है उनके पास। आपने जिस तरीके से अपनी जर्नी की है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हो सकता है इस पॉडकास्ट को देख रहे हो, इस इंटरव्यू को देख रहे हो, उनके मन में भी कुछ ना कुछ सवाल होगा कि चलो ठीक है, मैं भी पर्यावरण के लिए कुछ काम करता हूँ, एनवायरनमेंट के लिए। जैसे आपने पैड्स को लेकर काम किया, वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर काम किया, वो भी सोच सकते हैं कि ये ऐसा काम किया जाए। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो अपना काम शुरू कर सकते हैं और इस चीज़ में, सोसाइटी में, अपने अपने एरियाज़ में छोटे स्तर से ही शुरू हो करके आगे निकल सकते हैं और अपने दायरे को बढ़ा सकते हैं और एक चेंज भी, पॉजिटिव चेंज भी ला सकते हैं? शुरुआत बहुत छोटे से होती है हर व्यक्ति की, हर साधारण व्यक्ति की। जब मैंने शुरुआत की तो हम 2-3 दोस्तों ने ही शुरुआत की थी, पर आज लोग जुड़े हुए हैं, आज लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ, आज मैं लोगों को रख पा रहा हूँ, वो कैपेसिटी बिल्ड हुआ है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हुआ है, मैं ग्रो हुआ हूँ। इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि काम करने के लिए एक संस्था बनानी पड़ती है। जी। आपने फाउंडेशन बनाई, ऐसे बहुत सारे फाउंडेशन चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा कि अगर 4 लोग मिलकर साथ करें और सोसाइटी के लिए काम करें तो एक संस्था बना के, एक फाउंडेशन बना के वो काम कर सकते हैं। तो लोगों को ये बताइए कि फाउंडेशन कैसे बनाया जाए और उसके लिए क्या पहल हो सकती है, क्या चीज़ें करनी पड़ सकती हैं ताकि वो इसमें एक व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ सके। फाउंडेशन बनाना बहुत आसान है। हम लोग एज ए ट्रस्ट रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें हमारे 2-3-4 ट्रस्टी होने चाहिए, 2-3-4 दोस्त आप मिलके शुरू कर सकते हो। एज ए सोसाइटी हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं, एज ए सेक्शन 8 कंपनी फॉर नॉन प्रॉफिट हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं। 3 वेज होते हैं जिसमें हम लीगल एंटिटी बना सकते हैं हमारे एनजीओ को या संस्था को या पहल को। और वो रजिस्टर करने के बाद हमें 12A 80G जो सर्टिफिकेशन होती है टैक्स एग्जम्पशन के लिए, वो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेना होता है। और CSR सर्टिफिकेशन लेना होता है
CSR फ्रेमवर्क में काम करने के लिए, तभी आप CSR प्रोजेक्ट ले सकते हैं। और मिनिमम 3 साल का एलिजिबिलिटी होता है, 3 साल का आपको काम दिखाना पड़ता है, ट्रैक रिकॉर्ड होता है किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, या फिर आपका CSR प्रोजेक्ट होता है उसमें भी ज़्यादातर में एलिजिबिलिटी 3 साल है, किसी किसी में नहीं रहता है, अदरवाइज़ वो 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। 3 साल आपको सेल्फ सस्टेन करना होता है, या आप इंडिविजुअल फंड रेजिंग करते हैं या बाकी चीज़ें करते हैं, और उसका आपको प्रॉपरली हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट करनी होती है। आपका इम्पैक्ट आपको डॉक्यूमेंट करना होता है, जो आप काम कर रहे हैं, कौन बेनिफिशरीज हैं उनका पूरा डेटा आपको डॉक्यूमेंट करना होता है, क्या आप कर रहे हैं वो आपको डॉक्यूमेंट करना होता है, जिस पे आप इम्पैक्ट दिखा पाएंगे 3 साल के काम में। तो ये है, बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट पे डायरेक्ट आप साइन अप करके, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, मेडिसिनल प्लांट लगाने को लेकर ग्रांट देती हैं, प्रोजेक्ट देती हैं, वहाँ पे डायरेक्ट आप अपना अकाउंट बना के शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में ग्रांट्स, सोशल वेलफेयर का अच्छा खासा बजट है। डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्लाइमेट में है, कि आपका इंटरेस्ट वुमेन राइट्स में है, कि आपका इंटरेस्ट हेल्थ में है। तो हर सेक्टर में देखो बजट की कमी नहीं है। तो वो 3 साल परीक्षा होती है किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। आप इवन ग्रांट ट्राई कर सकते हैं, कुछ ग्रांट्स ऐसी होती हैं जो न्यू ऑर्गेनाइजेशंस को भी मिल जाती हैं, छोटी मोटी। तो ये है रास्ता सोशल वर्क में, लीगल फ्रेमवर्क में आपका आने का। मैंने जो शुरू किया था एज ए कम्युनिटी शुरू किया था, इनिशियली रजिस्टर नहीं थी मेरी संस्था। बाद में मुझे लगा कि मेरा ज़्यादा पैशन हो गया, ज़्यादा मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ, तो फिर मैंने रजिस्टर भी किया इसको, और फिर मैं प्रॉपर CSR फ्रेमवर्क में आया। अभी मैं CSR में भी अलग अलग कॉरपोरेट पार्टनर्स हैं मेरा, फ्रांस से भी है, US से भी हैं, इंडिया से भी हैं, उनके साथ काम कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट के साथ कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उन्हें आज काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप लोगों को ऐसी ही वीडियोस पसंद हैं तो मैं ऐसी वीडियोस और बनाता रहूँगा। मेरे चैनल इंडिया टेल्स विद रजनीश को सब्सक्राइब कीजिए, और आपसे बातचीत करके हमें बहुत ही अच्छा लगा, और मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है सैंडी जी। जी थैंक यू सो मच रजनीश जी। मेरी भी आपको शुभकामनाएं, और ख़ास तौर पे आपके जो व्यूअर्स हैं, क्योंकि आज के ज़माने में ग्रास रूट पे जो काम कर रहे हैं उनकी कहानियाँ और उनकी जो जीवन शैली है, या उनका जो जीवन है, किस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, या किस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की, और कैसे बाकी दूसरे लोग उनके काम से सीख सकते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ आप लोगों को सिखा रहे हैं, और ये कहानियाँ लेके आ रहे हैं लोगों तक। तो अपने आप में अगर 100 लोग या 10 लोग या 50 लोग भी इससे सीखेंगे, तो उनके लिए अपने आप में ये बहुत वैल्यूएबल होगा। तो आप भी बड़ा अच्छा बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सो मच।